हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंदू एजुकेशन में। आज हम करने वाले हैं तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का L2 SST का माइनर टेस्ट, जो कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित करवाया गया था दिनांक 11/8/2025 को। इसमें कुल 150 प्रश्न रहेंगे और जो कि मैक्सिमम 300 मार्क्स का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको जो कलाम एकेडमी के द्वारा आंसर की उपलब्ध करवाई गई है उसी के अकॉर्डिंग बताए जाएंगे, तो आप निश्चिंत होकर ध्यान से वीडियो को देखिए। तो आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित स्थलाकृतियों का उत्तर से दक्षिण में उनकी अवस्थिति का सही क्रम कौन सा है? भूमठ, दरियन, नाली और उपरमाल। तो इनको जो उत्तर से दक्षिण में अवस्थिति है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन के द्वारा सही करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। सबसे पहले आएगा नाली, उसके बाद है दरियन और उसके बाद रहेगा उपरमाल और लास्ट में आएगा भूमठ। ये उत्तर से दक्षिण की तरफ इनका क्रम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में बनास बेसिन का अधिकांशतः विस्तार है? करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक या भीलवाड़ा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा टोंक। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। तो इसने पूछा था कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पे ये वाला कथन जो है वो गलत है। उत्तर पूर्वी मैदान कौन सा है? अगर हम जिससे ये देखते हैं राजस्थान का मैप एक प्रकार देखते हैं तो ये उत्तर है और ये पूर्व है। तो ये जो मैदान की बात की कही गई है इसमें, तो क्या है कि ये सिंधु नदी द्वारा निर्मित है, तो ये कथन गलत हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। मुकुंदरा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर स्थित है शाहबाद क्षेत्र में, चंदवाड़ा क्षेत्र में, सतूर क्षेत्र में या जहाजपुर क्षेत्र में? तो मुकुंदरा पर्वत श्रेणी का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो जो पर्वत शिखर है ये चंदवाड़ा क्षेत्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से झालावाड़ पठार के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। तो इसने असत्य कथन पूछा है, यह मालवा पठार का उत्तरी भाग है, इसका उत्तरी पश्चिमी भाग डग गंगधार की उच्च भूमि कहलाता है, यह पठार संभवतः 450 मीटर ऊंचाई का है, यह पठार सर्वत्र धरालीय एकरूपता नहीं रखता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसने पूछा था झालावाड़ पठार के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। तो फ्रेंड्स इसमें जो है ये इसका उत्तरी पश्चिमी भाग डंग गंगधार की उच्च भूमि कहलाता है, यह है इसके बारे में गलत कथन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं जो कि है, तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं मोहनगढ़ जैसलमेर व सूरतगढ़, ओसिया व सांचौर, पुष्कर तारानगर, भालेरी, चूरू, बायतू, बाड़मेर। तो इसने पूछा है कि तारा बालू का स्तूप जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मोहनगढ़ जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखरों का सही समूह है? कुंभलगढ़, लीलागढ़, सज्जनगढ़, नागपानी, दुर्मराई, शायरा, ऋषिकेश, कमलनाथ की पहाड़ी, देलवाड़ा, रोजा बाकर, जरगा, गोगुंदा। तो यहाँ पे इसने जो पूछा है कि 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखरों का सही समूह है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषिकेश, कमलनाथ की पहाड़ी और दिलवाड़ा। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? यमुना बेसिन, लूनी बेसिन, चंबल बेसिन या बनास बेसिन?
तो जो मालपुरा करौली का मैदान है वो जो फ्रेंड्स वो किसका है, बनास बेसिन का एक भाग है। तो यहाँ पे 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर समूह है उत्तरी अरावली से संबंधित है? लीलागढ़ व काटड़ा, सिरावास व बबई, सायरा व कमलनाथ, धोनिया डूंगर व ऋषिकेश अनुत्तरित। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी है, सिरावास व बबई, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्व के मैदान से संबंधित असत्य कथन है। तो यहाँ पे हमें असत्य कथन देखना है, कौन सा है? यह प्रदेश भू आकृतिक रूप से विविधता युक्त है। इस प्रदेश के बनास बाणगंगा बेसिन के उत्तरी भाग को मेवाड़ का मैदान कहा जाता है। इस प्रदेश को प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान के नाम से जाना जाता है। इस मैदान में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ बनास, बाणगंगा, माही, सोम, जाखम व चंबल है। तो फ्रेंड्स इसने पूछा असत्य कथन कौन सा है। तो पहला कथन यहाँ पे सत्य है, और ये तीसरा कथन भी सत्य है, और जो चौथा कथन ये भी सत्य है, लेकिन इसने पूछा है कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे ये जो है वो असत्य है, इस कारण यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, जो कि है बूंदी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। बूंदी पर्वत श्रेणी का सतूर, खटखट, डोरा, जेतवास। तो जो बूंदी पर्वत श्रेणी है उसका सर्वोच्च शिखर जो है वो है सतूर। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलाकृतियाँ भूदृश्य में से असंगत युग्म की पहचान करें। ढांड मरुस्थलीय प्रदेश में अस्थायी झील, इंसेलबर्ग अवशिष्ट पहाड़ियाँ, रेग रेतीला मरुस्थल, नेबखा झाड़ियों के सहारे निर्मित बालू का स्तूप। तो जो फ्रेंड्स इसने जो है वो पूछा है कि असंगत युग्म कौन सा है। तो यहाँ पे जो ये रेग जो है वो इसने कहा कि रेतीला मरुस्थल है, ये एक प्रकार से असंगत युग्म है। अगला प्रश्न लेते हैं, मेवल क्या है? मेवल गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य पठारी क्षेत्र, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य पर्वतीय क्षेत्र, अजमेर व दिवेर के मध्य मैदानी क्षेत्र, भैंसरोडगढ़ व बिजोलिया के मध्य पठारी क्षेत्र। तो यहाँ पे इसने पूछा है मेवल क्या है। तो मेवल जो है वो फ्रेंड्स डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको मेवल कहा गया है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, अरावली को दक्षिणी पूर्वी पठार से अलग करने वाला भ्रंश या दरार है। महान सीमा भ्रंश, मुख्य सीमा भ्रंश, महान केंद्रीय भ्रंश या मुख्य सीमांत भ्रंश। तो यहाँ पे जो अरावली को दक्षिण पूर्वी पठार से अलग करने वाला जो भ्रंश है, दरार जो है, उसे किस नाम से जाना गया है? तो उसे जाना गया है महान सीमा भ्रंश। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पठारों के पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित क्रम की पहचान कर सही उत्तर का चयन करें। तो फ्रेंड्स जो पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित क्रम है इस प्रकार से, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले आता है हाड़ौती, और जिस प्रकार हम मैप में देख सकते हैं तो सबसे पहले इधर आता है हाड़ौती, और फिर आ जाता है उपरमाल, फिर लसाड़िया का पठार, फिर बोराट का पठार, और इधर सिरोही में आबू का पठार। तो देखा जाए तो इस हिसाब से इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हाड़ौती, उपरमाल, लसाड़िया, बोराट और आबू। अगला प्रश्न है, राजस्थान के हमादा मरुस्थलीय प्रदेश की शैलें निम्नलिखित में से किस भूगर्भिक काल की है? कैम्ब्रियन व ऑर्डोविशियन काल, कार्बोनिफेरस व पर्मियन काल, ओलोगोशियन व मायोसिन काल, जुरासिक व इयोसिन काल। तो जो हमादा मरुस्थलीय प्रदेश की शैलें हैं वो जो है फ्रेंड्स किस काल की है? तो वो सभी जो है जुरासिक व इयोसिन काल की है। तो इस प्रश्न का यहाँ पे ये 4th ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिणी पूर्वी पठार का भाग नहीं है। शाहबाद उच्चभूमि, डगगंगधार उच्चभूमि, अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ, देवगढ़ का पीडमांट मैदान। तो जो देवगढ़ का पीडमांट मैदान है वो दक्षिण पूर्वी पठार का भाग नहीं है।
तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बालुका स्तूप को जीवावशेष बालुका स्तूप माना जाता है? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान या अवरोधी? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अवरोधी। ऑप्शन 4 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंध्यन कगार भूमि प्रमुखतः निर्मित है संगमरमर व ग्रेनाइट से, क्वार्ट्जाइट व ग्रेनाइट से, बालुका पत्थर एवं शैल से, बेसाल्ट से? तो जो विंध्यन कगार भूमि है वो जो फ्रेंड्स है वो बालुका पत्थर और शैल से निर्मित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लूनी बेसिन, नेहड़, नागौर उच्चभूमि, डोरा पर्वत, शेखावाटी प्रदेश, चौहड़, गग्गर मैदान, नाली? तो फ्रेंड्स जो लूनी बेसिन जो क्षेत्र है उसको नेहड़ के नाम से जाना जाता है, ये यहाँ पे सही है। और जो शेखावाटी प्रदेश है वहाँ पे जोहड़ बने हुए होते हैं, बिल्कुल सही है। और गग्गर का मैदान है जो उसे नाली के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो नागौर की उच्च भूमि है वो डोरा पर्वत है, उसे नहीं कहा जाता। तो यहाँ पे इसने पूछा है सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ सूची 1 है और दूसरी तरफ सूची 2 है जिसमें हमें मिलान करना है। तो एक तरफ दिया हुआ है डोरा पर्वत, कमली घाट, हर्ष की पहाड़ियाँ, हाथीनाल। तो फ्रेंड्स जो हर्ष की पहाड़ियाँ हैं वो सीकर में है और जो डोरा पर्वत है वो जालोर में है और कमली घाट जो है वो राजसमंद में है और हाथीनाल जो है वो उदयपुर में है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। यह वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। यह मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है। इसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ था। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसने असत्य कथन पूछा था, तो ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्ट्जाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ। दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिणी भाग में फॉस्फेटिक शैलों के क्षरण से मिश्रित लाल काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे इसने पूछा है असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो दक्षिणी भाग में फॉस्फेटिक शैलों के क्षरण से मिश्रित लाल काली मिट्टी का निर्माण हुआ, ये जो कथन है ये असत्य है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों के अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इंसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स, वर्टिसोल्स? तो सिरोही, पाली, भीलवाड़ा और उदयपुर जो ज़िले हैं वहाँ पे फ्रेंड्स कौन सी मिट्टी पाई जाती है इसमें? तो वहाँ पे इंसेप्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रश्न का यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैप में अगर देखा जाए तो इस प्रकार से मान लीजिए राजस्थान का मैप है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे ये एरिडोसोल है और जो ये वाला क्षेत्र है इतना, ये वाला क्षेत्र इसको एंटीसोल कहा गया है, ठीक है। और इधर इनके जो है इस प्रकार से अलग अलग पार्ट हो जाएंगे और ये जो क्षेत्र है उसको एल्फीसोल्स कहा गया है। और जो फ्रेंड्स ये वाला क्षेत्र है इसको इंसेप्टिसोल्स कहा गया है और ये जो बच गया है इसके लिए वर्टिसोल्स नाम दिया गया है। इस प्रकार की जो मिट्टी है यहाँ पे पाई जाने वाली, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सिरोही, पाली और भीलवाड़ा जो उदयपुर और ये जो ज़िले हैं इनके लिए कौन सी मिट्टी है? तो यहाँ पे इंसेप्टिसोल्स है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे
निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का प्रकार या जिले जो है वो सुमेलित नहीं है? रेवेरिना गंगानगर, जिप्सीफेरस बीकानेर, सीरोजेम हनुमानगढ़ चूरू, स्लेटी बुरी जालोर पाली। तो इसने पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है यहाँ पे? तो जो सीरोजेम है वो मृदा जो है हनुमानगढ़ और चूरू जिले में नहीं है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। उदयपुर तथा कोटा जिले में अधिकांशतः है कैल्सी ब्राउन मृदा, नवीन भूरी मृदा, पर्वतीय मृदा, लाल दोमट मृदा। तो उदयपुर और कोटा जिले में जो अधिकांशतः पाई जाती है वो है पर्वतीय मृदा। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। सुमेलित कीजिए। एक तरफ मिट्टी के प्रकार है, दूसरी तरफ जलवायु प्रदेश है। तो हमें बताना है कि कौन सा किससे संबंधित है। तो एरिडोसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, एल्फिसोल्स और वर्टिसोल्स। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? सभी क्या है एक प्रकार से सही मिले हुए हैं। ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित और ये इससे संबंधित है। इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टेट्स उप मृदाकरण का विशेष महत्व है? एरिडोसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स, एल्फिसोल्स। तो जो मृदा है जिसमें क्रोमोस्टेट्स उप मृदाकरण की विशेषता होती है वो है वर्टिसोल्स। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान में मृदा की समस्या है? मृदा अपर्दन, मृदा अवकर्षण, सेम समस्या, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये सभी क्या है हमारे राजस्थान के मृदा की समस्या है। तो सेम समस्या क्या होती है कि जैसे ज़मीन पे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो पानी ज़मीन पे एकत्रित पानी और जो ज़मीन के अंदर पानी है वो आपस में मिल जाता है, जिसे सेम की समस्या कहा जाता है। तो ये इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस मिट्टी का निर्माण भौतिक अपक्षय व अधिक तापांतर से हुआ है। इस मृदा की जल धारण क्षमता न्यूनतम होती है। तो उपयुक्त विशेषताएं किस मृदा की है? यहाँ पे ये जो विशेषताएं दी हुई है तो आपने बताना है कि ये किस मृदा की विशेषताएं हैं। ये सारी विशेषताएं जो है वो किसकी है? मरुस्थलीय मृदा की। तो इसका यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। काली मृदा जानी जाती है लेटराइट मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से, बांगर एवं खादर मिट्टी से, कांप मिट्टी से। तो जो फ्रेंड्स काली मृदा जो है वो रेगुर मिट्टी से जानी जाती है। इसका अन्य नाम है काली मिट्टी का रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न लेते हैं। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल, एरिडोसोल एल्फिसोल, इंसेप्टिसोल वर्टिसोल एवं एल्फिसोल। तो जो सर्वाधिक क्षेत्र में जो पाई जाती है वह मृदा कौन सी है? तो वह है एरिडोसोल एवं एंटीसोल। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। भूरी रेतीली कछारी मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ध्यान दीजिए, इसने पूछा है असत्य है। यह मिट्टी राजस्थान के अलवर, भरतपुर के उत्तरी भाग और गंगानगर जिले के मध्य में पाई जाती है। इस मिट्टी में चावल व मक्का की खेती की जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल व भूरा होता है। इस मिट्टी में चूना, फास्फोरस व ह्यूमस की कमी होती है। तो भूरी रेतीली कछारी मिट्टी के संबंध में कथन दिए हुए हैं और कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इस मिट्टी में चावल व मक्का की खेती की जाती है, ये कथन जो है वो क्या असत्य है। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से उपयुक्त जिला युगम की पहचान करें जहां लाल पीली मृदा पाई जाती है? अजमेर, राजसमंद व पाली, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर व करौली। तो जहाँ पे लाल पीली मृदा पाई जाती है वह कौन सा है? अजमेर, राजसमंद व पाली। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। रेतीली और बलुई दोमट मृदा राजस्थान के कितने भूभाग पर विस्तृत है? रेतीली और बलुई दोमट मृदा लगभग 2/3 भाग पर, लगभग 1/3 भाग पर, लगभग आधे भाग पर, लगभग 1/4 भाग पर। तो फ्रेंड्स जो रेतीली और बलुई दोमट मृदा जो है वो लगभग 2/3 भाग पे विस्तृत है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। एक संगीतज्ञ को संगीत प्रस्तुत करना चाहिए, कलाकार को चित्रकारी करनी चाहिए और कवि को कविता लिखनी चाहिए, अर्थात एक व्यक्ति को वह होना चाहिए जो वह हो सकता है। मेस्लो का यह कथन किस आवश्यकता की पूर्ति की बात करता है? तो फ्रेंड्स, तो यह जो मेस्लो का जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग कौन सा है? तो वो है आत्म सिद्धि सिद्धांत। और आत्म सिद्धि का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो वह मेस्लो ने ही दिया था। अगला प्रश्न है, वह सुदृढ़ और अचल उत्तेजक जो प्राणी से समायोजन की अनुक्रिया की मांग करता है वह कहलाता है? आवश्यकता, अंतर्नोद, उद्दीपक, प्रेरक। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो वह हो जाएगा अंतर्नोद। अंतर्नोद ये है जो व्यक्ति से क्या है, समायोजन की अनुक्रिया की मांग करता है। अंतर्नोद यानी कि ड्राइव। समायोजन क्या होता है? समायोजन यानी एडजस्टमेंट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका के संबंध में असत्य है। अभिप्रेरणा की भूमिका अर्थात कोई जो अधिगम प्रक्रिया हो रही है उसमें अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन की यहाँ पे क्या भूमिका रहती है? प्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित, निर्देशित, परिवर्तित करती है। पहला कथन है ये। दूसरा कथन है, प्रेरणा छात्र की रुचि को बढ़ाती है किंतु अवधान निर्माण में सहयोगी नहीं है। ठीक है। अगला ऑप्शन है, प्रेरणा परिणाम के ज्ञान से भी प्राप्त होती है। प्रेरणा अधिगम प्रक्रिया के व्यवस्थापन का महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसने पूछा कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो असत्य है। प्रेरणा छात्र की रुचि को बढ़ाती है, बिल्कुल सही बात है, किंतु अवधान निर्माण में सहयोगी नहीं है। ये बात यहाँ पे इसने गलत कही है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। मनोज लाइब्रेरी में लगातार पढ़ता रहता है। उसकी टेस्ट सीरीज में भी अच्छी रैंक चलती थी, मगर फिर भी वह परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करता। जब उसके दोस्त पूछते तो वह बस इतना कहता कि अपना इरादा सिलेक्शन का नहीं, रैंक का है, क्योंकि अच्छी रैंक आने पर गृह जिले में नियुक्ति मिलती है। मनोज की अभिप्रेरणा को किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत से बेहतर समझा जा सकता है? बिल्कुल फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात यहाँ पे इसने कही है। यानी वह सिर्फ क्या है, सिर्फ सिलेक्शन के बारे में नहीं सोचता, वह तो अच्छी रैंक पाना चाहता है ताकि उसे गृह जिले में ही नियुक्ति मिले। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्रूम का जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उसी की व्याख्या यहाँ पे इसमें की गई है। अगला प्रश्न लेते हैं। व्यक्ति की योग्यता प्रेरणा पाकर विकसित होती है जो उपलब्धि में सहायक होती है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? लॉवेल, ब्लेयर, जॉन सिम्पसन, वुडवर्थ और गुड। तो यह जो कथन है वो किसने दिया है? तो वह यह कथन दिया है वुडवर्थ ने। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के आरंभ का समय माना जा सकता है। तो फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान के आरंभ का जो समय है वह कब से माना जा सकता है? अरस्तु से, फ्रोबेल से, पेस्टोलॉजी से या स्पेंसर से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अरस्तु से, फ्रॉम अरस्तु। अगला प्रश्न है, असत्य कथन बताइए। तो यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं और ध्यान से पढ़ के हमें पता लगाना है कि कौन सा यहाँ पे असत्य है। स्टीफन ने शिक्षा मनोविज्ञान को शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन बताया है। दूसरा कथन है, करो एंड करो ने शिक्षा मनोविज्ञान को जन्म से वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करना बताया है। कॉल्सनिक शिक्षा मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत व खोज का शिक्षा में प्रयोग मानते हैं। नाल व अन्य शिक्षा मनोविज्ञान को मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थिति में अध्ययन मानते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन जो क्या है, असत्य है। अगला प्रश्न है, एक विचार जो मनोविज्ञान में निरीक्षण और मापन पर बल देता है, जिसने बाल मनोविज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित किया, वह संप्रदाय है। आपके ऑप्शन है संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद। व्यवहारवाद क्या है? एक विचार जो मनोविज्ञान में निरीक्षण और मापन पर बल देता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में स्टिक विचार है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है,
शिक्षा मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान नियामक नहीं है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में क्या है, विचार है, सभी विचार क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, एक छात्रा प्री रोज स्कूल में संगीत कक्षा में भाग लेती है। वह कहती है मुझे संगीत से सच्चा सुकून मिलता है, लेकिन अगर मैं यह क्लास मिस कर दूं तो मुझे 100% अटेंडेंस का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जो मुझे स्कॉलरशिप के लिए ज़रूरी है। नीचे दिए गए में से कौन सा कथन प्री की अभिप्रेरणा की प्रकृति का सबसे सटीक रूप से विश्लेषण करता है। देखते हैं। परी केवल बाहरी प्रेरणा से संचालित है क्योंकि वह स्कॉलरशिप चाहती है। परी पूरी तरह से आंतरिक प्रेरित है क्योंकि वह संगीत में आनंद ढूंढती है। परी के व्यवहार में दोनों प्रकार की प्रेरणा सक्रिय है, आंतरिक और बाहरी, और यह एक मिश्रित प्रेरणा की स्थिति है। परी केवल सामाजिक स्वीकृति के लिए काम कर रही है, इसलिए यह बाह्य सामाजिक प्रेरणा है। तो यह किस प्रकार की प्रेरणा हो सकती है फ्रेंड्स, कथनों के आधार पे हमें पता लगाना है। तो यह जो है क्या है, परी के व्यवहार में दोनों प्रकार की प्रेरणा सक्रिय है, आंतरिक और बाहरी है, और यह एक मिश्रित प्रेरणा की स्थिति है। कैसे, एक तरफ तो वो कह रही है कि मुझे सच्चा सुकून मिलता है, और दूसरा जो है वो कह रही है कि अगर मैं एक क्लास मिस कर दूं तो मुझे 100% अटेंडेंस का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जो मुझे स्कॉलरशिप के लिए जरूरी, यानी उसे आनंद भी मिलता है और प्लस उसकी नीड भी है ये। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। कक्षा में एक बच्चा पढ़ते समय शब्दों को उल्टा पढ़ता है, जिसे वाच को सा पढ़ता है, डॉग को गॉड। वह अन्य विषयों में सामान्य प्रदर्शन करता है पर पढ़ने में परेशानी होती है। सबसे उपयुक्त निष्कर्ष क्या होगा, यानी इसे किस प्रकार का विकार है। वह ध्यान केंद्रित नहीं करता, उसे डिसलेक्सिया हो सकता है, वह जानबूझकर गलती करता है, उसे भाषा में रुचि नहीं है। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। तो क्या हो सकता है, वह ध्यान केंद्रित नहीं करता, ये भी नहीं हो सकता। उसे डिसलेक्सिया हो सकता है, बिल्कुल उसे डिसलेक्सिया यानी क्या है, पढ़ने में उसे परेशानी होती है। उसने कहा पढ़ने में परेशानी होती है, तो पढ़ने में परेशानी से संबंधित डिसलेक्सिया हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्थिति को लर्निंग डिसेबिलिटी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, श्रवण बाधित समस्या होना, श्रवण बाधित होना। तो यहाँ पे जो श्रवण बाधित होना है यानी सुनाई नहीं देना, ये क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी की श्रेणी में इसे नहीं रखा जा सकता। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, ये सब क्या है, ये पढ़ने में है और गणना करने में समस्याएं, ये सारी लर्निंग डिसेबिलिटी की श्रेणी में रखा जाता है इनको। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र गणित में सामान्य से बहुत पीछे है जबकि अन्य विषयों में उसका प्रदर्शन अच्छा है, तो एक संवेदनशील शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। उसके माता पिता को डांटना चाहिए, उसे अधिक गृह कार्य देना चाहिए, उसकी अध्ययन अक्षमता की जांच करवाना, उसे अन्य छात्रों से तुलना करके शर्मिंदा करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये किसी भी हालत में ये तो नहीं हो सकता, और दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसकी अध्ययन अक्षमता की जांच कराना, गेट हिम टेस्टेड फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर 49। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 RPWD एक्ट 2016 के अनुसार लर्निंग डिसेबिलिटी को क्या माना गया है। एक साधारण शैक्षिक कठिनाई, अस्थायी समस्या, मान्यता प्राप्त विकलांगता या सामाजिक समस्या। तो फ्रेंड्स जो डिसेबिलिटी है उसे क्या माना गया है, तो मान्यता प्राप्त विकलांगता। ऑप्शन 3 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। डिसलेक्सिक बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स डिसलेक्सिक जो बच्चे हैं वो कौन से होते हैं, जिन्हें पढ़ने में समस्या आती है, पढ़ने में जिनको दिक्कत होती है उनको डिसलेक्सिक बच्चे कहा जा सकता है। तो इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कहीं पे लिखा हुआ है लक्ष्य और उससे क्या है वो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है कि क्या लिखा हुआ है, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो डिसलेक्सिया है, उसको हो गया है। तो उनको उपयुक्त शिक्षण विधि क्या हो सकती है। तेज़ गति से पढ़ाना ताकि वे गति पकड़ सकें, उन्हें अकेले बैठाना ताकि वे ध्यान केंद्रित करें, श्रव्य अदृश्य सहायक सामग्री और मल्टीसेंसरी टेक्निक का उपयोग, उन्हें सामान्य छात्रों से अलग करके बैठाना। तो यहाँ पे
कौन सा सही रहेगा, तो वो है सर्वे दृश्य सहायक सामग्री और मल्टीसेंसरी टेक्निक का प्रयोग करना। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक मटर के पौधे में लंबे डंठल कैपिटल टी का गुण वर्चस्वी है जबकि बौने डंठल स्मॉल टी का गुण अप्रभावी। अगर दो हेटेरोजाइगस लंबे पौधे को क्रॉस किया जाए तो बौने पौधों का आनुवंशिक अनुपात होगा 25%, 50%, 75% या 100%। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 25%। अगला प्रश्न है, मेंडल के किस नियम के अनुसार किसी लक्षण के लिए दो जीन एक दूसरे से अलग होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं? प्रभुत्व का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, जैव विकास का नियम। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेशन, जिसके अनुसार क्या होता है, किसी लक्षण के लिए दो जीन एक दूसरे से अलग होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं। अगला प्रश्न, माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण ही वंशक्रम है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? जेम्स ड्रेवर, पी जिसबर्ट, डगलस हॉलैंड, वुडवर्थ। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वह है जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर ने कहा था कि माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण ही वंशक्रम है। अगला प्रश्न है, माता पिता के बीज कोषों में विशिष्टताएं होती है। इनमें उपस्थित अनेक पितृकों के कारण विभिन्न संयोजनों से संतानों का निर्माण होता है। सोरेनसन का यह कथन वंशक्रम के किस नियम की ओर संकेत करता है? तो यह जो कथन है वो प्रत्यागमन का नियम, भिन्नता का नियम, समानता का नियम, अर्जित गुणों के वितरण का नियम। तो यह जो कथन है ये किस वंशक्रम के नियम की ओर संकेत करता है? तो वह भिन्नता का नियम। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, असत्य कथन छांटिए। संयुक्त कोष में 23 जोड़े गुणसूत्र के होते हैं। मातृ व पितृकोष में 23 जोड़े गुणसूत्र के होते हैं। संतान का निर्माण एक कोष से होता है। जीवन के सभी गुण वंश क्रम में हैं और इनका प्रकट होना वातावरण पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, कौन सा कथन इसने पूछा? असत्य है। तो मातृ व पितृकोष में 23 जोड़े गुणसूत्र के होते हैं, ये जो कथन है वो क्या है? असत्य है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है? यह शिक्षार्थियों के व्यवहार और अनुभवों का अध्ययन करने का प्रयास करता है। यह शैक्षिक लक्ष्यों और शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को परिभाषित करता है। यह उन तकनीकों का वर्णन करता है और आवश्यक ज्ञान प्रदान करता है जिनके द्वारा लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। यह शिक्षा के मूल्यों को प्रदान करने से संबंधित है। यह अध्ययन प्रक्रिया की बेहतर समझ को बढ़ावा देता है। तो कौन सा कथन है जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन नहीं करता? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 1। यानी कि इसमें रहेगा 2 और 4, ऑप्शन ए। ये 2 और 4 जो है यहाँ पे गलत रहेगा। तो ये दूसरा और एक ये चौथा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। माला को दूसरों से जुड़ने में कठिनाई होती है। वह अपनी भावनाओं को साझा नहीं कर पाती है और दूसरों की भावनाओं के प्रति उदासीन रहती है। उसके बोलने की शैली में विचलन है और शरीर की हरकतें रूढ़िवादी है। उसे संभवतः है कौन सा विकार है? तो ये सब जो कठिनाई है वो कौन से संबंधित हो सकती है? ऑटिज्म, सिजोफ्रेनिया, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया। तो फ्रेंड्स, ये सब जो है किसके लक्षण है? तो उसे संभवतः ऑटिज्म नामक बीमारी जो है वो क्या हो सकती है। एक व्यक्ति शक्ति या सामर्थ्य का बोध प्राप्त करने के लिए खेल सितारों की कहानी पढ़ता है अथवा किसी लोकप्रिय व्यक्ति के साथ संलग्न होता है। शक्ति अभिप्रेरक अभिव्यक्ति हेतु मैक्सीलैंड के अनुसार यह कौन सी विधि है? बाहरी स्रोत, आंतरिक स्रोत, व्यक्तिगत स्तर, संस्थागत स्तर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बाहरी स्रोत। यानी उसने क्या कहानी पढ़ी है तो ये एक प्रकार से बाहरी स्रोत है। शैक्षिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी के शिक्षक के लिए शैक्षिक निहितार्थ आशय एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस निम्नलिखित में से कौन से हैं? शैक्षिक मनोविज्ञान ने शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करने के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान किया है।
छात्रों को समझने के पश्चात यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार करने में मदद करता है। यह शिक्षक में बुद्धि लब्धि के विकास में सहायक है। यह शिक्षक का परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते सुधारने में मदद करता है। यह शिक्षक का छात्रों की समस्याओं को समझाने और व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करने में मदद करता है। तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त उत्तर चुने, यानी कौन कौन से कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे 5 कथन यहाँ पे दिए हुए हैं और हमें पता लगाना है कि कौन कौन से सही है ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो केवल 1, 2 और 5 जो यहाँ पे क्या है उपयुक्त है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सत्य कथन ज्ञात कीजिए। जैविक और मनोसामाजिक अभिप्रेरक परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। कोई अभिप्रेरक पूर्णतः जैविक या पूर्णतः मनोसामाजिक नहीं होता है। तो यहाँ पे इसने पूछा कि कौन सा सत्य है। 2 कथन दिए हुए हैं, तो कौन से कथन सत्य है यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो दोनों कथन हैं दोनों ही क्या है सत्य है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। यह परियोजना राजस्थान के 29 जिलों में विस्तृत है। यह परियोजना अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र में हरियाली का विस्तार करने की एक प्रमुख पहल है। केवल कथन ए सत्य है, केवल कथन बी सत्य है, ए बी दोनों सत्य है, ए बी दोनों असत्य है। तो यहाँ पे 2 कथन दिए हुए हैं और जो कथन बी है वो यहाँ पे सही है। तो यहाँ के इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 4 जून 2025 को राजस्थान के मेनार को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट की सूची में सम्मिलित किया गया है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उदयपुर जिले में स्थित एक मानसूनी वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। इसे बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है। यह वेटलैंड रात्रि नदी व विजय सागर तालाब से मिलकर बना है। तो ये करंट का प्रश्न है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो कथन दिया है कौन कौन से सही है। तो ए सही है और बी सही है, जबकि ये तीसरा गलत है, इसलिए इसका 3 ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। नवंबर 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन राजस्थान के किन 2 संस्थानों की मेजबानी में करवाया जाना प्रस्तावित है। IIT जोधपुर व राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, MNIT जयपुर व पूर्णिमा विश्वविद्यालय जयपुर, पूर्णिमा विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर व MNIT जयपुर। तो जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है जिसका 5वां संस्करण नवंबर में आयोजित होगा और ये इससे संबंधित 2 संस्थान कौन कौन से वो आपको बताने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिमा विश्वविद्यालय जयपुर और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। तो सी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2025 हेतु राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार भोगीलाल पाटीदार को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया है। तो जो भोगीलाल पाटीदार को दिया गया था तो उनकी कौन सी रचना थी। अंतश्रय आंगणे, पंखेरवानी पीड़ा, मुकुट मणिराज, पड़ती प्रीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंखेरवानी पीड़ा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जून 2025 में चांगवोन दक्षिण कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 में राजस्थान के किस खिलाड़ी के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मोना अग्रवाल, रुद्रास खंडेलवाल, अवनी लेखरा, सुमेधा पाठक। तो जिसने स्वर्ण पदक जीता है वह है रुद्रास खंडेलवाल। बी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर राजस्थान की खालिस्तान को भारतीय मसाला बोर्ड के अंतर्गत आधिकारिक रूप से 53वें मसाले के रूप में अधिसूचित किया है। पान मेथी, मधानिया मिर्च, सूंफ या सरसों। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा पान मेथी। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरदार शहर चूरू में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र निम्न में से किसके नियंत्रण में। ग्रामोत्थान विद्यापीठ, गांधी विद्या मंदिर, विद्या भवन सोसाइटी, वनस्थली विद्यापीठ। तो जो राजस्थान के चूरू में है, सरदार शहर चूरू में जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो किसके नियंत्रण में है। तो फ्रेंड्स वो है जो है गांधी विद्या मंदिर के नियंत्रण में है।
ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। राज्य में निम्न में से किस स्थान पर पशुधन अनुसंधान स्टेशन नहीं है? चांदन जैसलमेर, बोजुंदा चित्तौड़गढ़, केसवाना जालौर, सरमथुरा धौलपुर। तो किस स्थान पे नहीं है? तो वो है सरमथुरा धौलपुर। सरमथुरा धौलपुर में पशुधन अनुसंधान स्टेशन नहीं है। अगला प्रश्न है, असुमेलित की पहचान कीजिए। एक तरफ है अनुसंधान स्टेशन और दूसरी है संबंधित कृषि जलवायु प्रदेश। बीकानेर IC, फतेहपुर सेकंड A, नवगांव फोर्थ A, उम्मेदगंज फिफ्थ। तो जो असुमेलित है वह कौन सा है? तो वो है नवगांव फोर्थ A। ऑप्शन 3 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिलानी में स्थित केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान निम्न में से किसकी घटक प्रयोगशाला है? ICAR, CSIR, काजरी या आफरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा CSIR। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र की स्थापना निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो की गई थी तो वो है 7वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन 3 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना वर्ष खालिस्तान में और कहाँ पे की गई थी बताना है। तो 1959 दुर्गापुरा, 1962 मालपुरा, 1967 निवाई, 1976 बीकानेर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962 मालपुरा में केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1962 मालपुरा में की गई थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक घटक है। 1954 में मरुस्थलीय वनरोपण अनुसंधान केंद्र के रूप में इसकी स्थापना हुई। यह देश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसे शुष्क क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र के मुद्दों पर विशेष रूप से अनुसंधान करने का अधिकार है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केवल बी यहाँ पे ये सही बात लिखी हुई है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के बारे में। अगला प्रश्न है, ICAR के अधीन राजस्थान में कितनी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं संचालित हैं? 1, 2, 3 या 4। तो फ्रेंड्स ICAR के अधीन राजस्थान में 3 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं संचालित है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर श्रीगंगानगर की स्थापना 1962 में किसके सहयोग से हुई? रूस, ब्रिटेन, कनाडा या अमेरिका। तो जो केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर है उसकी स्थापना जो है वो किसके सहयोग से हुई थी? तो ये हुई थी कनाडा के सहयोग से। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौपासी जोधपुर में निम्न में से कौन सा अनुसंधान संस्थान है? सामाजिक कार्य शोध केंद्र, रूपायन शोध संस्थान, हस्तशिल्प डिजाइन विकास एवं शोध केंद्र, राजस्थानी शोध संस्थान। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी शोध संस्थान। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म सूरतगढ़ निम्न में से किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है यहाँ पे। गिर, मुर्रा, साहिवाल, थारपारकर। तो ये सभी नस्ल है। और कौन से नस्ल जो है सूरतगढ़ में निम्न में से किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? तो सूरतगढ़ की जो ये संस्थान है वो यहाँ पे थारपारकर के लिए प्रसिद्ध है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यांत्रिक कृषि फार्म कोटा की स्थापना कब हुई थी? 1978, 1984, 1988, 1965। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1978। ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है अनुसंधान केंद्र, दूसरा है स्थान। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये जोधपुर में है। और आयुर्वेदिक केंद्रीय अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे? जयपुर में है।
तो इस प्रकार ए में बी और सी में 3, बी में 3, ए में 2। तो देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए 2, 3, 2, 1। अगला प्रश्न लेते हैं, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल। तो राजस्थान का राज्य खेल जो है वह कौन सा है? बास्केटबॉल। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है राज्य प्रतीक और दूसरी तरफ है अधिसूचना की दिनांक, यानी कब उनको बनाया गया था। पशु, पशुधन श्रेणी, वृक्ष है, फूल है, पशु, वन्य जीव, प्राणी। एक तरफ सूची, दूसरी में उनकी अधिसूचना की दिनांक दी हुई है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। पहले में आ जाएगा 4 नंबर, दूसरे में आ जाएगा 3 नंबर और तीसरे में आ जाएगा फिर से 3 नंबर और चौथे में आ जाएगा 2 नंबर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रोसोपिस सिनेरेरिया है पक्षी, वृक्ष, सरीसृप या स्तनधारी। तो यहाँ पे प्रोसोपिस सिनेरेरिया क्या है? वो है एक वृक्ष, खेजड़ी वृक्ष है, तो वृक्ष हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चिंकारा की भारतीय प्रजाति का वैज्ञानिक नाम गजेला बनेटी है। चिंकारा मुख्यतः पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है। चिंकारा प्रजनन केंद्र नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चिंकारा की भारतीय प्रजाति का वैज्ञानिक नाम गजेला बनेटी है। चिंकारा मुख्यतः पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है। चिंकारा प्रजनन केंद्र नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है वो है केवल सी। तो सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिंकारा प्रजनन केंद्र नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है। ये सब बाकी के कथन गलत है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 21 मई 1982 को अधिसूचना जारी कर गोडाउन को राज्य पक्षी घोषित किया गया। इसी अधिसूचना के माध्यम से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उपबंधों के अधीन गोडाउन को पूर्णतः संरक्षित घोषित किया गया। तो असत्य कथन की यहाँ पे पहचान करनी है हमें। तो यहाँ पे न तो ए न ही बी, यानी कोई भी असत्य नहीं है। दोनों कथन क्या है? सत्य। ये भी सत्य, ये भी सत्य। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कृषि विज्ञान केंद्र राई सरसों अनुसंधान निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है? बानसूर अलवर, खेड़ला खुर्द दौसा, कुमेर भरतपुर, अरनिया सीकर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बानसूर अलवर। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और अपने ग्रंथ में किया था? डॉक्टर टेसिटोरी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, कर्नल जेम्स टॉड, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने अपनी पुस्तक में जो है राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मारवाड़ी की उपबोली तथा उससे संबंधित क्षेत्र में सही सुमेलित कीजिए। सुमेलित नहीं है। एक तरफ है उपबोली और दूसरा है क्षेत्र। डाटी, बाड़मेर, देवड़ावाटी, सिरोही, खेराड़ी, शाहपुरा, गोड़वाड़ी, फलोदी। तो कौन सा सुमेलित यहाँ पे नहीं है? तो जो गोड़वाड़ी फलोदी है ये सुमेलित नहीं है, गोड़वाड़ी फलोदी की नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं, डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है तो कौन सी बोली है? बागड़ी, वागड़ी, हड़ौती या मालवी। तो जो वागड़ी है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र से संबंधित नहीं है, बल्कि बागड़ी है, वागड़ी है बोली जाने वाली, ना कि बागड़ी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रांगड़ी बोली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह बोली अपनी कर्कशता के लिए जानी जाती है। यह मेवाड़ी की उपबोली है। तो रांगड़ी बोली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है हमें। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक पूर्वी राजस्थान की उपबोली नहीं है? चौरासी, मेरवाड़ी, काठेड़ी, राजावाटी। तो कौन सी राजस्थानी की उपबोली नहीं है?
तो वो हो जाएगी मेरवाड़ी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें लंबवतः पड़ती केवल कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर या भूमध्य रेखा पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, पृथ्वी के परिक्रमण का कौन सा प्रभाव नहीं है? दिन और रात की अवधि, ऋतुओं का परिवर्तन, सूर्योदय दोपहर और सूर्यास्त का होना, हवाओं की पेटियों का खिसकना। तो परिक्रमण का कौन सा प्रभाव नहीं है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन 3, सूर्योदय दोपहर और सूर्यास्त का होना। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, शीत अयनांत को 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर सूर्य की किरणों का आपतन कोण क्या होगा? 0 डिग्री, 47 डिग्री, 66 डिग्री या फिर 23 डिग्री 30 मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, पृथ्वी के घूर्णन का सबसे प्रमुख प्रभाव क्या होता है? ऋतु परिवर्तन, दिन रात का होना, हवाओं का चलना या ग्रीष्म ऋतु का लंबा होना। तो जो पृथ्वी के घूर्णन का सबसे प्रमुख प्रभाव जो होता है वो है दिन रात का होना। घूर्णन क्या होता है? पृथ्वी एक स्थान पे घूमती रहती है, वो तो हो गया घूर्णन, लेकिन वो घूमते घूमते हुए ऐसे चक्कर लगाती है सूर्य के, तो उसको बोला जाता है परिक्रमण काल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के परिभ्रमण गति भूमध्य रेखा पर होती है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोरियोलिस बल ध्रुवों पर होता है, शून्य, मध्यम, सर्वाधिक या इनमें से कोई नहीं। तो कोरियोलिस बल जो है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की घूर्णन गति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह गति पश्चिम से पूर्व दिशा में होती है। पृथ्वी की इस गति के कारण भूमध्य रेखीय गति क्षेत्र में अधिक उभार एवं ध्रुवों पर चपटापन पैदा हुआ है। इस गति के कारण हवाओं और धाराओं की दिशा में भी बदलाव आता है। तो कौन सा कथन सत्य है बताना है आपने। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 तीनों कथन ही क्या है? सही है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 140 डिग्री पूर्वी देशांतर की प्रति ध्रुवस्थ स्थिति है। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 डिग्री दक्षिण व 40 डिग्री पश्चिम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो यह स्थिति कहलाती है अपसौर, उपसौर, अपभू, उपभू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपसौर। जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पे होती है यानी कि इसके पास होती है तो उसको बोलेंगे उपसौर। और उप का मतलब भी यही होता है कि पास या फिर सहायक, ये हिंदी में उपसर्ग लगता है एक। अगला प्रश्न है, अपसौर की स्थिति के समय सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी रहती है। अपसौर में सूर्य और पृथ्वी की दूरी क्या रहेगी? तो अभी हमने देखा कि उपसौर में तो वो दोनों पास पास है, लेकिन अपसौर में क्या है, वो दूर हो जाएंगे। तो उनकी दूरी बतानी है कितनी रहेगी वो। तो वो जो दूरी है वो रहेगी 15.2 करोड़ किलोमीटर। कमी है वैसे तो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण अपकेंद्रीय बल लगता है। दिन रात को विभाजित करने वाला वृत्त प्रदीप्न वृत्त कहलाता है। विषुव की स्थिति में प्रदीप्त वृत्त अक्षांशों को असमान रूप से प्रतिच्छेदित करता है। पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा दीर्घवृत्ताकार है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विषुव स्थिति में प्रदीप्त वृत्त अक्षांशों को असमान रूप से प्रतिच्छेदित करता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अतिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करते हुए पार करने पर क्या परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन होगा? तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तिथि को एक दिन पीछे किया जाता है, तिथि को एक दिन बढ़ाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तिथि को क्या है, एक दिन पीछे किया जाता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ग्रीनविच रेखा को मानक याम्योत्तर कहा जाता है। सभी अक्षांश रेखाएं विषुवत वृत्त के लंबवत होती है। ग्लोब पर अक्षांश व देशांतरों से निर्मित वृहद वृत्तों की कुल संख्या 181 है।
तो यहाँ पे कौन से कथन पूछा है, इस पे विचार करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। केवल 1 व 3 सत्य है। केवल 1 और 3 सत्य है। कौन कौन से 1 और 3 क्या थे? ग्रीनविच वाला और ग्लोब पर अक्षांश। अगला प्रश्न है, देशांतरों के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। सभी देशांतरीय याम्योत्तर विषुवत रेखा पर परस्पर मिलते हैं। देशांतरों का आकार अर्धवृत्ताकार होता है। सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। ग्रीनविच रेखा यूरोप व अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी देशांतरीय याम्योत्तर विषुवत रेखा पर मिलते हैं। ये असत्य है कथन है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विषुवत वृत्त है 0 अंश अक्षांश, एक काल्पनिक वृत्त, वृहद अक्षांशीय वृत्त या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। यहाँ पे कथन दिए हुए हैं, 82 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत में मानक याम्योत्तर माना गया है। रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। देशांतरों की कुल संख्या 360 है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, असत्य कथन की पहचान करना है। तो इसने कहा था कि 82 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक याम्योत्तर माना गया। नहीं, ये गलत कथन है। प्रधान याम्योत्तर है 180 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, भूमध्य रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर। ये क्या है? प्रधान याम्योत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही स्थिति को दर्शाता है। तो ये यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट ऐसे करके दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सा सही स्थिति को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 डिग्री नॉर्थ 91 डिग्री वेस्ट। ये एक सही स्थिति है। एक 109। अगला क्वेश्चन है, यदि ग्रीनविच पर समय 6 बजे प्रातः है तो किस समय पर समय 11 बजे प्रातः एम होगा। 60 डिग्री पूर्व, 70 डिग्री पश्चिम, 50 डिग्री पूर्व या 85 डिग्री पूर्व। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 डिग्री पूर्व। सही कथन चुनिए। सभी अक्षांश रेखाओं की परिधि समान होती है। सभी अक्षांश रेखाएं ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। सभी अक्षांश रेखाओं का काल्पनिक समतल तल भूकेंद्र से गुजरता है। सभी अक्षांश रेखाएं लगभग समदूरस्थ होती हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी अक्षांश रेखाएं लगभग समदूरस्थ होती है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में उत्खनित किस स्थल से हमें जल संचय तथा उत्कृष्ट जल प्रबंधन के विशिष्ट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा, सुरकोटड़ा, धोलावीरा या राखीगढ़ी। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो है धोलावीरा, यानी यहाँ से उत्कृष्ट जल प्रबंधन की प्रणाली का हमें पता चलता है धोलावीरा से। अगला प्रश्न है, डेड मैन लेन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। सुतकांगेडोर, आलमगीरपुर, सोरतुगई अफगानिस्तान या मोहनजोदड़ो से। तो फ्रेंड्स, डेड मैन लेन जो है हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। डेड मैन यानी मृतकों का टीला। हड़प्पाकालीन नगरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोथल एक बंदरगाह नगर था। सभी नगर सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे। सैंधव नगरों की योजना ग्रिड विन्यास पर आधारित थी। नागेश्वर और बालाकोट सैंधवकालीन औद्योगिक बस्तियां थी। तो सही उत्तर का हमें चयन करना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, सी और डी। ए सही है, सी सही है और डी। सभी नगर सिंधु नदी के किनारे नहीं थे। हमने जब हम देखते हैं भारत के मैप में, तो हम देखते हैं कि कहीं पे दास्क नदी है, कहीं पे कौन सी नदी है, कहीं प्रवरा नदी है, ऐसे करके। तो सिंधु नदी एक नहीं हो सकती सभी स्थलों के लिए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कच्छ प्रदेश यानी गुजरात में स्थित नहीं है। धोलावीरा, रोजदी, देसलपुर, सुरकोटड़ा। तो जो गुजरात से संबंधित नहीं है वह कौन सा स्थल है? वह है रोजदी। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं 115।
निम्नलिखित हड़प्पा नगरों में किन स्थलों से अग्निकुंड पाए गए हैं? राखीगढ़ी व बालाकोट, लोथल व कालीबंगा, देसलपुर, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। तो फ्रेंड्स, जो अग्निकुंड जो पाए गए हैं कालीबंगा से मिले हैं, ये तो कन्फर्म है। तो बी भी हो सकता है इसका उत्तर और सी भी हो सकता है। कौन सा हो सकता है इनके अलावा बताइए? राखीगढ़ ए और मतलब 1 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन तो नहीं हो सकता इसका। तो इसका ऑप्शन जो है बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोथल और कालीबंगा, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करते हुए तालिका में से सही उत्तर का चयन करना है हमें। एक तरफ सूची 1 है और एक तरफ सूची 2 है और वहाँ से मिले हुए कुछ साक्ष्य है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कुणाल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 3, 4। ये सभी क्या हुआ है? सभी आपस में सही सम्मिलित है। हड़प्पा में ये मिला है और कुणाल से इस प्रकार से चीज़ें मिली हुई है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित हड़प्पीय व्यापारिक बंदरगाह था? मुंडीगाक, बालाकोट, सुतकांगेड और सोर्तुगई। तो हड़प्पीय व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था भाई उत्तर पूर्वी पाकिस्तान में? तो वो था नंबर 4, सोर्तुगई। अगला प्रश्न लेते हैं, असत्य युग्म है, एक तरफ स्थल है, दूसरी तरफ नदी। कोट दीजिन, सिंधु, मांडा, रावी, राखीगढ़ी, घग्गर। तो कौन सा असत्य है यहाँ पे? तो असत्य है यहाँ पे मांडा। मांडा जो है वो रावी नदी के किनारे नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। संभवनाथ, संजम, शांतिनाथ, अश्व, मलिनाथ, हरण, अरिष्ट, नेमी, कलश। तो एक तरफ तीर्थंकर है और दूसरा उनसे संबंधित प्रतीक चिन्ह यहाँ पे बताए गए हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, संभवनाथ से संबंधित है अश्व और शांतिनाथ से संबंधित है शंख और मल्लीनाथ से संबंधित है ये कलश और अरिष्ट नेमी से संबंधित है हरिण। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, स्वामी महावीर स्वामी को केवल्य किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? स्वर्ण बालुआ नदी, रिजुपालिका नदी, स्वर्ण रेखता नदी, पुनपुन नदी। तो फ्रेंड्स, पुनपुन नदी भी महावीर स्वामी से संबंधित हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रिजुपालिका नदी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिगंबर संप्रदाय द्वारा आहार नियंत्रण के द्वारा शरीर त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे संलेखना भी कहा जाता है, संधारा भी कहा जाता है, लेकिन जो इसके लिए उपयुक्त रहेगा वो क्या रहेगा? संलेखना पद्धति। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के जीवन के निम्नलिखित में से कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा को घटित हुई थी? जन्म, महाविनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण। तो यहाँ पे कौन कौन सी घटनाएं हैं जो वैशाख के महीने में हुई थी? तो एक तो जन्म, एक ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, यानी 1, 3 और 4। ऑप्शन 3 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांगिक मार्ग में सम्मिलित है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक क्रमात्। तो यहाँ पे कौन कौन से सम्मिलित रहेंगे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, ये सभी सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बौद्ध संगीति व उनके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ बौद्ध संगीति है, दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो रहे थे वो है, उनको सम्मिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 1। पहले में 3, फिर 2, फिर 4 और फिर 1। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते। तो फ्रेंड्स, ये जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। दशराज युद्ध में भरत जन के राजा सुदास के पुरोहित विश्वामित्र थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 सत्य है व 2 असत्य है। ऑप्शन 1 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ये सही है लेकिन दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद का संबंध यजुर्वेद से नहीं है? श्वेतांबर, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, छांदोग्य। किसका संबंध उपनिषद यजुर्वेद से नहीं है?
तो वो है ऑप्शन 4 छांदोग्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? विदत ऋग्वैदिक कालीन संस्था थी। सभा व समिति का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। सभा व समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो यहाँ पे कौन से कथन सत्य है भाई, आपने बताना है। तो 1 और 3, 1 सही है, 3 सही है, 1 और 3 यानी ऑप्शन 2 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित षड दर्शन व प्रवर्तकों में सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दर्शन है, दूसरी तरफ प्रवर्तक है। तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, तो कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पे? तो ऑप्शन 3 जो है वो सुमेलित नहीं है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कणाद नहीं है। शूद्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में हुआ है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो शूद्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक कालीन समाज के संबंध में सही नहीं है। बाल विवाह प्रचलन में थे, विधवा विवाह भी होते थे, पुरुषों में बहुविवाह प्रथा प्रचलन में थी, सती प्रथा व पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं थी। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो है बाल विवाह प्रचलन में थे। बिल्कुल 131 में हो जाएगा 1। बाल विवाह प्रचलन में थे, नहीं थे, यानी उस समय क्या है, बाल विवाह नहीं होते थे। निम्न में से जैन धर्म का तत्वमीमांसा सिद्धांत है? शादवाद, अनेकांतवाद, आत्मा की अमरता या क्रमवाद? तो जैन धर्म का तत्वमीमांसा सिद्धांत कौन सा है? तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स अनेकांतवाद। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र के आलोक में निम्न कथनों का परीक्षण कर संगत विकल्प को चुनिए। इसे महावीर स्वामी की अंतिम वाणी माना जाता है। इसमें कमलावती नामक रानी का उल्लेख भी प्राप्त होता है। यह जैन धर्म के श्वेतांबर पंथ का धर्म ग्रंथ है। उपरोक्त तीनों, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही है। जैन धर्म के पंच महाव्रत में शामिल नहीं है। ऐस्तेय, अपरिग्रह, सत्य या त्याग। यानी जैन धर्म के जो पंच महाव्रत है, जैसे कि चोरी नहीं करना, संग्रहण नहीं करना, तो उनमें कौन सा शामिल नहीं है? तो उनमें शामिल नहीं है वो है त्याग। अगला प्रश्न है, जैन शब्द जिन से बना है, जिसका अर्थ होता है कैवल्य को प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त होना, परमात्मा से साक्षात्कार होना, समय पर विजय प्राप्त कर लेना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समय पर विजय प्राप्त कर लेना। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव यानी आदिनाथ का उल्लेख निम्न में से किसमें प्राप्त होता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, पुराण, उपरोक्त सभी। तो आदिनाथ का जो उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इस पे राइट आंसर हो जाएगा। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित मार्ग पर चलने वालों को कहा जाता है? निगरंत, भिक्षु, साधु, सन्यासी। तो इनको क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है निगरंत। ऑप्शन ए की इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद सिद्धांत का तात्पर्य है संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील व अस्थायी है। 2 अतियों के मध्य की अवस्था, चित्त को एकाग्रित करना, प्रत्येक कार्य के होने का कोई कारण है। तो बौद्ध धर्म की जो क्षणिकवाद सिद्धांत है उसका मतलब क्या है कि 2 अतियों के मध्य की अवस्था। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वेद में 100 पतवार वाली नाव का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो 100 पतवार वाली जो नाव है उसका उल्लेख जो हमें फ्रेंड्स मिलता है वो किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन का अवरोही क्रम है? राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम, कुल। राष्ट्र, जन, ग्राम, विश्व, कुल। जन, ग्राम, विश्व, कुल, राष्ट्र। विश्व, जन, ग्राम, कुल, राष्ट्र। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम, कुल। इसने पूछा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले बड़ा आएगा राष्ट्र, फिर जन हो जाएगा, फिर विश्व, ग्राम और कुल, सबसे छोटा कुल होता है यानी परिवार। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वेद व उस वेद से संबंधित दिए गए उपनिषदों में सही सुमेलित नहीं है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन सा उससे संबंधित उपनिषद नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सामवेद से संबंधित वृद्धारण किया, ये इसका सही सुमेलित नहीं है।
अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन धार्मिक जीवन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन बताइए। ऋग्वैदिक युग के निवासी मूलतः प्रकृति उपासक थे। उनका धार्मिक जीवन सरल व आडंबर रहित था। वैदिक काल में स्त्रियों को यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था। तो यहाँ पे सत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पे पहला कथन सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन थेरी गाथा कहलाता है। इसका संबंध किस पिटक से है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है सुत्त पिटक, ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन या कथनों को पहचानिए। सैंधव सभ्यता से आखेट और संगीत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ के स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण प्रेमी थे। सैंधव समाज पितृसत्तात्मक था। सैंधव समाज की सबसे छोटा इकाई परिवार था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है कौन कौन सी सही है? तो पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। नहीं, ये पितृसत्तात्मक नहीं, मातृसत्तात्मक था यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कनिंघम, जॉन मार्शल, G.F. डेल्स, R.E.M. व्हीलर। तो ये किताब किसने लिखी थी जिसका नाम है माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान? तो ये व्हीलर ने लिखी थी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से कढ़ाईदार वस्त्र त्रिफुलाकृति पहने व्यक्ति की मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल। तो किससे हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में स्थित है? हड़प्पा, आलमगीरपुर, गनवेरीवाला, चनूदड़ो। तो कौन कौन से स्थल है जो पाकिस्तान में है? तो वो है 1, 3 और 4, पहला, तीसरा और चौथा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में प्रयुक्त शब्दावली के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। वस्त्र बुनाई के लिए कार्य वयन, करगे का कार्य तंत्र, बुना हुआ वस्त्र वसन, धागे का सूत का कार्य है तंतु। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा धागे का सूत का कार्य तंतु। ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन बताइए। उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इनमें दर्शन शास्त्र की विवेचना हुई है। उपनिषद वैदिक साहित्य के आरंभिक भाग होने के कारण इन्हें वेदारंभ कहा जाता है। उपनिषदों के अनुसार आत्म तथा ब्रह्म एक ही है। तो यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है, असत्य पूछा है? तो वो हो जाएगा उपनिषद वैदिक साहित्य के आरंभिक भाग होने के कारण इन्हें वेदारंभ कहा जाता है। बिल्कुल ये जो है गलत कथन है। तो ये इसका राइट आंसर भी है। अगला प्रश्न है, किस वेद में माता भूमि पृथ्वी अहम पृथ्वा अर्थात पृथ्वी मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ का उल्लेख है? सामवेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में या ऋग्वेद में? तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में कहा गया है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। तो फ्रेंड्स ये थे आज के प्रश्न। और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिंक दिया हुआ है एक, तो उससे आप जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।